स्टार्ट है। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल हमने महालिज सरकारी का इंटरव्यू किया था। महालिज ए वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आपको पता है एक सीरीज आई थी डिज्नी वर्ल्ड में, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो महालिज किसी भी डिज्नी वर्ल्ड की प्रिंसेस से कम नहीं है। वेरी स्ट्रांग लेडी। सच को बोलते हुए एक मिनट भी नहीं घबराती। मुझे आप में से कई लोगों ने मैसेज किया कि आप मालिज को वापस बुलाएं, और आज मालिज ने हमें टाइम दिया है। मालिज जी, नमस्कार, सलाम, वेलकम टू द शो। जी हेलो, नमस्ते जी। क्या हाल है आपका आरिफ जी? जी सब बढ़िया। आपको देखते रहते हैं, आपकी चिंता भी बहुत होती है, आपकी फिक्र होती है क्योंकि जिस हिसाब से आप जिहाद कर रही हैं, तो उसने ये है कि ऑफ कोर्स आपको खतरात होंगे। आफ्टर ऑल कनाडा भी अब काफी हद तक एक खतरनाक मुल्क फ्री स्पीकर्स के लिए हो गया है। तो आई होप एवरीथिंग इज फाइन विथ यू। हाँ नहीं, एवरीथिंग इज गुड। क्या करें, देखिए आज जब भी आपको कुछ बोलना पड़ता है ना, और मैंने देखा है कि हिस्ट्री में जब भी किसी ने किसी भी चीज पे कुछ बोला है तो उस पे कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो आपको, तो वो हमारी सिक्योरिटी है। पहले ऐसा नहीं होता था, अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ पर जिहादी माइंडसेट के लोगों को आने दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी मोर केयरफुल, और शायद आगे और ज्यादा हमको देखभाल के रहना पड़ेगा। मगर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ती है। यू नो, आई न्यू दिस। जब मैंने इस पे बोलना शुरू किया था तो मुझको तो पता था कि फतवे तो आएंगे ही आएंगे। मालिक जी, एक खबर कल एक ट्वीट मेरी नज़रों से कल गुजरी कनाडा की, जिसने मुझे शॉक तो नहीं करना चाहिए लेकिन हुआ शौक। हम देख रहे हैं कि आजकल फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, और उसमें एक टीम है मोरक्को। और मोरक्को के लोग यहाँ पे यूरोप में, खास तौर पे फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड में बहुत हैं। तो जब बेल्जियम से मोरक्को वाले जीते तो इन्होंने बेल्जियम में, हॉलैंड में हर जगह तोड़ फोड़ की जीतने के बावजूद, और सपोर्ट टोटली मोरक्को को कर रहे थे, खाते यहाँ का है। अब फ्रांस से आज मैच है मोरक्को का, सेमीफाइनल। उसमें जितने भी फ्रांस में मोरक्कन रहते हैं वो खाते फ्रांस का हैं लेकिन सपोर्ट मोरक्को को कर रहे हैं। चलें, फिर समझ में आता है कि पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड में पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होता है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कनाडा की एक लड़की है, कराची की लड़की, रहती कनाडा में, कमाती खाती प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ कनाडा में गुजारती है। उसने कल ट्वीट की कि मोरक्को एक मुसलमान मुल्क है तो मेरी पूरी सपोर्ट मोरक्को को है सेमीफाइनल में, और मैं मलऊन काफिर फ्रांस को तो हारता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि तुम फिर मलऊन काफिर कनाडा में क्या कर रही हो तुम? ये क्या सोच है? ये क्या मुसलमानों की सोच है कि जिसका खाते हैं उससे गद्दारी करते हैं? um, मेरे ख्याल से ये हिपोक्रेसी अगर आपके अंदर ना हो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर फिर आप मुसलमान कैसे हो सकते हो? जो जो बंदा हिपोक्रेट नहीं हो, इस तरीके से काफिरों का ना खाए, वो मुसलमान कहला ही नहीं सकता है। ये तो हिपोक्रेसी इनकी आप देख लो, जहां भी जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, जहां भी जाते हैं इनके अंदर का वो इस्लाम का कीड़ा नहीं मरता है। आम, काफिरों से जब इतनी नफरत है, वही तो है ना। मगर खाना भी काफिरों का है, और अगर काफिर मर जाए ना इस वक्त, तो ये मुसलमान तो खुद एक दूसरे को मार के तबाह और बात करके, कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह तो कुछ करनी नहीं है। तो काफिरों की देन है कि ये लोग इंटरनेट पे बैठे हैं, खा पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काफिरों की देन है। आपने खुद क्या इजाद कर लिया? कुछ नहीं किया। तो ये हिपोक्रेसी आपको दिखेगी। पहले मुझे दूसरे, यानी दूसरे मुल्कों में मुसलमानों से नहीं दिखती, मगर दिस इज अ ग्रोइंग फिनोमिना। अब जो है, पहले पाकिस्तानी तो हर जगह उन्होंने ठेका ले रखा है इस्लाम का, मगर अब मैंने देखा है कि दूसरी कंट्रीज वाले, ईरान हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, वो भी खड़े होकर ना ये इस्लाम का झंडा लहराना शुरू हो गए। सो क्या कहा जाएगा? ओनली थिंग वी कैन डू इज कॉल आउट देयर हिपोक्रेसी, कि भाई आप बैठे हुए क्यों हैं यहाँ पे? मुझे, मैंने देखा नहीं है, मुझे तो ट्विटर से हटा दिया ना। सो इस वजह से आजकल मैं ट्विटर से बिल्कुल ही आउट हुई हूँ। मगर नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैंने जो शमीमा बेगम है, उनके लॉयर से मेरी बात हो रही थी, ट्विटर पे ही हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप जो है वहां रहते हैं, वो वहीं का बॉर्न बंदा है, बांग्लादेशी बंदा है, मगर वो इस्लाम को ही सपोर्ट कर रहा था। और वो लॉयर है, कहता है कि, मैंने उससे पूछा कि भाई इस्लाम तो कहता है कि औरत की गवाही आदी है, तो जब आप वहां पे औरत की गवाही ले रहे होते हैं तो आप क्या उसको मान रहे होते हैं कि वो आदी है कि नहीं आती?
कि ना मेरा पर्सनल व्यू तो ये होता है कि हाँ आधी है, मगर क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, मैं कहाँ की सोच है। तो दिल तो यही करता है कि बंदा जाके कहाँ अपना सर मारे, क्योंकि इनकी बातें इतनी हवा में होती हैं। और इसमें फॉल्ट हमारी यहाँ की गवर्नमेंट्स और इन लोगों का भी है ना, क्योंकि वो हवा देते हैं इनकी बातों को, वो कहते हैं हाँ हाँ यही सही है, ये जो कह रही है ठीक है। तो इट्स जस्ट बिकमिंग सो, सॉरी टू से, स्टूपिड। मगर हमको कॉल आउट करना पड़ेगा जितना कर सकते हैं हम यहाँ पर। मालिक जी, हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, दुनिया जहाँ के मुसलमान मुल्कों से आते हैं, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर यहाँ आके यहाँ की लड़कियों के साथ सेटिंग करते हैं नेशनलिटियां लेने के लिए। नेशनलिटी मिल जाती है, गलत काम करके कारोबार सेट कर लेते हैं। अब इनके अंदर का मुसलमान जाग उठता है, खास तौर पे जब ये अपनी देसी बीवी लाते हैं, इनके यहाँ बेटी पैदा होती है। अब उनका सारा जोर, सारा इस्लाम अपनी देसी बीवी और बेटी के ऊपर निकलता है, और उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। वो शरिया को सपोर्ट करने लगते हैं। तो अगर इतना ही शरिया अच्छा था या है, तो आप आए क्यों इधर शरिया मुल्कों से? और चलें, आप आ गए, अब आपने लाइफ सेटल कर ली, अब आप अमीर भी हो गए, ले जाएं भाई अपनी देसी बीवी बेटी को लेके शरिया मुल्क में जाके रहें, सऊदी अरब में रहें, अफगानिस्तान में रहें, ईरान में, पाकिस्तान में रहें। यहाँ क्या करने आए हैं? क्या ख्याल है आपका? हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं, मगर काफ़ी सारे लोग करते भी हैं। काफ़ी सारे लोग जब यहाँ पर हो जाते हैं, सेटल सिटीज़नशिप मिल जाती है, तो फिर चले भी जाते हैं वहाँ पर। अम, क्या बोला जाए इनका? देखिए, पहली बात तो आपको जवाब ये मिलेगा कि भई जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे शरिया सही से फ़ॉलो ही नहीं हो रहा था। जब मैं इनसे पूछती हूँ ना, क्योंकि इनको शरिया चाहिए, तो मैं पूछती हूँ, भई शरिया जहाँ फ़ॉलो हो रहा है, नहीं, नहीं, वो सही से शरिया फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो भई सही शरिया क्या है? सही शरिया अपनी तरह से, पता नहीं, हर किसी का अपने तरीके का शरिया लॉ है, जो आना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आना चाहिए, और उससे पूरा दुनिया जो है वो सही हो जाएगी। पता नहीं कौन से ला-ला लैंड में ये लोग रह रहे हैं। अम ये शरिया का सिस्टम, फिर वही हिपोक्रेसी पे बात आ जाती है ना, कि आप एक मुल्क में आए हैं, तो आपको ऑब्वियसली यू हैव टू लिव बाय इट्स रूल्स। मैं पाकिस्तान या दूसरी जगहों पे जाकर वेस्टर्नाइज तरीके से नहीं रह सकती हूँ। हर मुल्क के कानून है, हर मुल्क में रूल्स होते हैं, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि हम सेक्युलर मुल्क में बैठे हैं, और ये सेक्युलर मुल्क होने के उसके फायदे उठाते हैं, क्योंकि अंडर दैट दे हैव देयर रिलीजियस प्रोटेक्शन, उस पे अपनी इंडिविजुअल इनकी प्रोटेक्शन आ जाती है, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, जो इनका मुल्क नहीं देता, ना इनका इस्लाम देता है। वो यहाँ पर आके वो सीना ठोक के कहते हैं कि नहीं, हमें तो दो, हम तो मुसलमान हैं, हम यहाँ मस्जिद भी बनाएंगे, हम अजाने भी देंगे, और अगर तुम नहीं करोगे, और हम टेररिस्ट भी बनेंगे, और फिर हम तुम लोगों को आकर सू करेंगे अंडर ह्यूमन राइट्स, ताकि तुम हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। तो ये इन लोगों ने वो एक लूप होल जो है ना, बड़ा अच्छा, ये सॉरी टू सेक्युलर कंट्रीज में ढूंढ लिया है, और वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, एंड आई डोंट ब्लेम देम। जब ये कंट्रीज करने दे रही हैं, तो कौन नहीं करेगा। मालिक जी, आप तो मुझसे काफ़ी यंग हैं। मैं अपने बचपन की बात बताऊं आपको, अर्ली 70s में, जब आप तो पैदा भी नहीं हुई थी। हम दादा के घर पे सब साथ रहते थे। तो हमारे घर की गली के पीछे एक पब था, बार था, कराची में। और हमारे चाचा वहां से रोज टून होके आते थे। तो मैंने जिस कराची में पला बड़ा हूँ, वहां पे बुरके ना होने के बराबर होते थे। और बुरके कोई पहनता भी था तो वो नानी दादी की उम्र की औरतें पहनती थी। मेरी दादी भी नहीं पहनती थी, मेरी नानी पहनती थी। यंग जनरेशन में तो बुर्का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरह ऊंची शलवार, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी बहुत कम दिखती थी, वो भी बूढ़ों के उस पे दिखती थी। लेकिन यंग जनरेशन में ये बीमारी नहीं थी। आज का पाकिस्तान हम देखते हैं। मैं जब फेसबुक पे कोई ग्रुप फोटो देखता हूँ कराची का, तो यंग लड़के आधे से ज्यादा मौलवी हैं। टोपी, दाढ़ी, सर पे टीका और ऊंची शलवार। लड़कियां, यंग लड़कियां आधी बुरके में हैं। कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? आपने जो पाकिस्तान में बचपन गुजारा, वो पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान में क्या फर्क है? देखिए, मेरा भी ऐसे ही बचपन गुजरा। मेरी नानी के साथ ज्यादा लगाव रहा, क्योंकि मेरी दादा की तो डेथ हो गई थी। वो भी, हालांकि मैं बलोच खानदान से हूँ, अपने ददियाल से। तो वहां पे भी मैंने बहुत बुरके वगैरह नहीं देखे। हाँ, पर्दा करती थी गांव में जो औरतें होती थी, जब गांव में जाते थे हम, तो जैसे गांव के बीच में से गुजर रहे होते थे, तो जो काम करने वाले होते उनसे पर्दा होता था, मगर घरों में तो हम एक दूसरे से पर्दा नहीं करते थे, ना कोई शहर में तो उनमें से कोई भी पर्दा भी नहीं करता था, ना बुरके पहनती थी।
ननियाल में तो मैंने नानी को हमेशा साड़ी पहनते हुए देखा, उनका पेट भी दिख रहा होता था। हमारे घर पे औरतें आती थी काम करने के लिए, वो साड़ियां पहनती थी, उनके पेट दिख रहे होते थे। हालांकि मेरी नानी तो यहाँ क्लीवेज थोड़ी सी उनकी दिख रही होती थी और बटवा उनका हमेशा यहाँ होता था, वो यहाँ से निकाल के वो पे कर रही होती थी, चाहे कोई भी आए घर में। तो मैं तो ऐसे माहौल में देखा मैंने, बहुत कम किसी को कभी कभार बुर्का पहने हुए देखा होगा। एंड देन आई केम हियर इन द 90s। और 90s में जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो उस वक्त आप इमेजिन करें, मैं डाउनटाउन में रहती थी और हम लोगों को जो देसी ग्रोसरीज करने के लिए ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट के लिए बस लेकर जानी पड़ती थी, एक दुकान होती थी। आज ये है कि आप किसी भी यहाँ पे कन्वीनियंट ग्रोसरी स्टोर चले जाएं, बड़े बिग नाम, जो बड़ा नाम होगा, वहां पर आपको शान के मसाले मिल जाएंगे, वहां पर आपको हलाल फूड मिल रहा है, वहां पर आपको बासमती राइस। अब तो इतनी कन्वीनियंस हो गई है, क्योंकि इतने लोग यहाँ आ गए हैं कि वो कन्वीनियंस अब आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है। तो आई रिमेम्बर दैट। फिर मैं 14 ईयर्स बाद में पाकिस्तान गई हूँ, तो मैंने वहां मिक्स ही देखा है, मिक्स माहौल देखा है। या तो आप बिल्कुल ही टॉप एलीट क्लास में जो अगर आप चले जाएंगे जैसे मीडिया वगैरह में, तो वहां पर तो फुल अयाशी, फुल हर चीज हो रही है। फिर आप जब मीडिया होकर उसमें उसमें आ जाते हैं तो वहां पर फिर आपको दिखता है कि हाँ, ज्यादातर ये जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है इस्लाम की, मीडियम और लो क्लास जो है, मैं ये नहीं कह रही कि जो बहुत एलीट है उसमें नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं, मगर उसमें ज्यादातर हिपोक्रेट मिलेंगे आपको। जैसे कि इमरान खान उठा लें, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज उठा लें, जो इस्लाम का चोगा तो आगे पहना हुआ होता है और पीछे जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं। और मुझे यही बोला गया था जब मैं मीडिया में गई हूँ, मुझे सबसे पहले ये बोला था, बाहर तुमने चादर ओढ़ के शरीफ बन के निकलना है, कमरे के पीछे, दरवाजे के पीछे जो करना है वो करो। और होता यही है पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो वहां पे क्या चीज नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं है वहां पे, अल्कोहल नहीं मिलती क्या वहां पर, क्या वहां पे गेज नहीं रहते हैं? हमारी पूरी यानी ऑलमोस्ट सारे फैशन इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सारे ऑलमोस्ट गे हैं। मगर अभी एलजीबीटी की वो बात हो रही थी तो उस पर उठ के खड़े हो गए थे। हमारे मौलाना क्या कर रहे होते हैं, सारे जितने बच्चे हैं उनमें से मैं कहती हूँ 95% बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इन लोगों ने किया होता है। तो वो क्या गे उसमें नहीं आता, एलजीबीटी के उसमें नहीं आता। बच्चों से बात नहीं करनी है क्योंकि ओ माय गॉड, उसमें सेक्स पे बात क्यों करेंगे, उसमें बच्चे अब्यूज हो रहे हैं। सो ये अब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अब थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ कि चेंज आया है, मगर चेंज दोनों तरफ से आ रहा है। जो इंडोक्ट्रिनेशन है वो भी ज्यादा हो रही है और जो मॉडर्नाइजेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ हो रही है। जैसे पहले पीटीवी होता था सिर्फ, राइट, सर पे दुपट्टा लेकर आना है आपने। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो 2007 से लेके अब तक, उस वक्त आप पाकिस्तान का पेजेंट नहीं करवा सकते थे पाकिस्तान में, मगर वो बंदी आज पाकिस्तान में बैठी है, वो बंदी वहां पे पेजेंट करवा रही है, वहां से लड़की पिक कर रही है पाकिस्तान से। तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आ रही है, मगर ये जब तक मुल्ला और इन लोगों की ये चीजें बिल्कुल उठाकर आप नहीं करेंगे ना, जैसे सऊदी अरब थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तब तक जो है वो आपको छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही है, तब आपको जरा फास्ट होती हुई दिखेगी ये चीज। मालिक जी, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें वो अपने पास्ट पास्ट होता है जो उससे बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि आप भी एक पाकिस्तान जैसे दकियानूसी माहौल से निकल के आई, कनाडा में रही, और आप भी इमीडिएटली तो आप में चेंज ओवर नहीं आया। क्या वो पॉइंट था जब आपने फैसला किया कि अब मुझे खुल के दुनिया को इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी है और अपने आप को बताना है कि नहीं भाई, मैं तुम में से नहीं हूं, मेरे अंदर ये सब चेंज ओवर आया है? कौन सा वो मोड़ था? अच्छा, जब हम पहले यहाँ पर आए थे तो मेरी, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय मदर, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो बड़ी ओपन माइंडेड बंदी थी। वो क्योंकि वो पारसी खानदान से आ रही थी, उनको वो आजादी दी थी, शी लिव्ड इन दुबई एंड स्टफ। सो मुझे आके यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह पहनने होते हैं, ड्रेसेस वगैरह, तो शी लेट मी वेयर इट, कि तुम शॉर्ट्स पहन लो, ये मुझे काम करने की इजाजत दी। तो आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर। वहां से यहाँ आकर यहाँ पे रहना, चेंज होते होते आहिस्ता आहिस्ता करके अपने दिमाग में, क्योंकि हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई होती है, राइट, मेरी तो ब्रेन वॉशिंग हुई हुई थी कि छोटे कपड़े पहने गुनाह है, मतलब लड़कों से बात कर ली गुनाह है, ये कर लिया गुनाह है, ऐसे बाहर नहीं निकलना, हर चीज गुनाह में काउंट हो रही थी। तो वो ब्रेन वॉशिंग आहिस्ता आहिस्ता करके उससे निकलना जो है वो एक प्रोसेस होता है, एंड इट टुक मी अ व्हाइल। फिर रिलीजन तो खैर मैंने काफी पहले ही छोड़ दी थी। देन आई वाज फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, स्पिरिचुअलिटी, वो भी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्वियसली यू डेवलप योरसेल्फ। मेरा जो इस पे बात करने का जो स्टार्ट मैंने किया था वो है 2017 में, जब यहाँ पर एक मोशन इन लोगों ने फाइल किया। एक एमपी है यहाँ पर, इकरा खालिद के नाम से, मिसिसागा में, वो लेकर आई थी इस्लामाफोबिया का मोशन M103।
तो उस पे एक्चुअली मैंने तारिक फतेह के साथ उनके साथ जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया था, वहां पे करीमा बलोच भी आई थी, बिकॉज वो एक तरह से ब्लास्फेमी मोशन उस पे लेकर आ रहे थे, बिकॉज वी सेड कि देखिए इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है आपका, यू नो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन इस्लामोफोबिया क्या है, क्योंकि फोबिया इज इरेशनल फियर। अब क्या इस्लाम से गे एलजीबीटीक्यू लोगों को खतरा है, डर लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। क्या औरतों को डर लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। यू नो क्या अपोस्टेट्स जो इस्लाम छोड़ देते हैं, क्या उनको डर लगना चाहिए इस्लाम से? डर लगना चाहिए, क्योंकि हमको तो मारने के लिए कहा गया है, वी शुड बी किल्ड। तो इस्लामोफोबिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मुस्लिम फोबिया आप कह सकते हो कि एक जो एक सर्टेन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हेट क्राइम लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं। आप चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो ब्राउन कम्युनिटी है, चाइनीज कम्युनिटी, आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अंडर हेट क्राइम। तो बात ये थी कि आपने इस्लामोफोबिया का ये मोशन लाना क्यों है? इज दिस टू नॉट टॉक अबाउट इस्लाम? यानी क्या आप हमको वही जो ब्लास्फेमी लॉ वहां बनाए कि हम इस्लाम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्या आप वो लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो दैट इज व्हेन मुझे मेरी जो अवेकनिंग हुई थी, और मैं इन्हीं में काम करती थी पाकिस्तानियों में, एंड आई वर्कड विद देम ऑल लाइक ऑन टीवी एंड स्टफ। तो मैंने जब एक स्टेप पीछे लेके देखा तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यहाँ तो पूरी इंडोक्ट्रिनेशन वाकई में चल रही है, यहाँ तो पूरा टेक ओवर चल रहा है, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ होल अवेकनिंग टू मी। तो फिर उस वक्त मैंने ये बोलना शुरू किया था, एंड इट इज बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि 10 साल 20 साल 50 साल बाद जो है मेरी बेटी यहाँ पर है तो उसको हिजाब पहनना शुरू हो जाए वो वहां पर, बिकॉज आई सी अ ह्यूज शिफ्ट। ये सारी जो मार्केटिंग की जा रही है इस वक्त इस्लाम की, और उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है इन द वेस्ट, आई रियली एम गेटिंग स्केर्ड अबाउट दिस, ऑनेस्टली। तो इतना ब्रूटली सच बोलना भी तो एक खौफजदा करने वाला अमल है ना। जैसे हमारे खिलाफ भी यहाँ पे फतवे भी आते हैं, धमकियां भी आती हैं, खतरा भी रहता है। तारिक भाई को कनाडा में कितने फतवे, कितनी धमकियां आई हैं। आपको भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आती होंगी, क्योंकि आप तो इनको नंगा कर देती हैं बिल्कुल। क्योंकि आप वो सच बोलती हैं जो शायद मैं भी नहीं बोल पाता। आप तो खुल के इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती हैं। तो क्या खतरात हैं और किस तरह आप देखती हैं कि कैनेडियन अथॉरिटीज आपको सपोर्ट करती हैं कि नहीं? खतरे तो हाँ नहीं, मुझे थ्रेट्स आती रहती हैं। मैं मगर बहुत केयरफुल रहती हूँ, यानी आई मैं तो रहती भी बहुत दूर हूँ लोगों से, सबसे जहाँ पे सारे मुसलमान लोग हो या ब्राउन लोग हो, तो मैं बिल्कुल गोरों के बीच में रहती हूँ। फेब्रुअरी में हुआ था, मुझे जरा बहुत ज्यादा हरास किया जा रहा था, तो फिर मुझे कांटेक्ट करना पड़ा था अथॉरिटीज से, एंड तो उसके बाद से उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए कहा था कि अपना सब कुछ सोशल मीडिया में चली रही थी 1 महीने के लिए, आई वाज जस्ट मिसिंग। तो तो फिर नहीं, उन्होंने दे जस्ट मॉनिटर, वो मॉनिटर करते हैं मेरा सोशल मीडिया, एनी थ्रेट्स दैट आई गेट, तो दे डू प्रोवाइड मी विद दैट सपोर्ट। और आई एम ग्लैड कि हाँ यहाँ की अथॉरिटीज एटलीस्ट इतना करती हैं। बट इट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि कभी कभार अगर आप पुलिस वालों को भी फोन करो तो वहां भी कोई मुसलमान ही निकल आता है, फिर आप उनसे क्या कहेंगे? यू नो, तो दैट कैन आल्सो हैपन। मगर नहीं, अभी तक जितना भी मैं कहूंगी तो मुझे यहाँ पे बहुत सपोर्ट हुई है। मगर एक तरह से ना आपको आदत पड़ जाती है, और आप बोलते हैं, तारिक जी बोलते हैं, इनको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, मगर इतना बुरा नहीं लगता जब एक औरत या लड़की खड़े होके बोलती है, वो ज्यादा इनको लगती है। और वो भी मैं भी कौन दुपट्टा लेके तो नहीं बैठती हूँ ना, मेरे तो हमेशा आपको पता ही है, मेरी तो रेप्यूटेशन बनी हुई है, मुझे तो लकीर की देवी का वो बन दिया हुआ है इन लोगों सब लोगों ने टाइटल। सो आई एम जस्ट सेइंग कि यू नो अब आदत, इनको भी आदत पड़ गई है कि कब से बोल रही है ये, और बोलना तो मैंने बंद नहीं करना है एक्चुअली, अब तो मैं और ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्विटर से इन लोगों ने निकलवाया। चंद चंद नॉर्वे में बैठी हुई मुसलमान औरतें, मोमिन न्यूयॉर्क में बैठे हुए मुसलमान लोग जो चाहते हैं कि शरिया आए और औरतों को पाकिस्तान में आजादी ना मिले, खुद आजादी लेके बैठी हैं, पूरे वुमेन्स राइट ले रही हैं नॉर्वे में, मगर चाहती हैं पाकिस्तान में औरतों को राइट ना मिले। एक्ट्रेसेस खुद सब कुछ कर लिया, वही इमरान खान जैसी बातें, यू नो। तो खैर उन्होंने मुझे ट्विटर पे वो कर दिया, तो मैंने कहा कि मैं अब हराम काम ज्यादा करूंगी, तो मैंने इसी वजह से हराम कब से मनवाए हैं, ताकि हलाल जो हमारी वो चल रही है ना यहाँ पर, एक हलाल मार्केटिंग, और हलाल से कितना ये लोग पैसा कमाते हैं, तो उसको थोड़ा कंपटीशन मिलना चाहिए। इस वजह से अब हम हराम मार्केटिंग करेंगे, जितने काम है हम हराम करेंगे। मैं समझता हूँ जो चीज हराम है इस्लाम की नजर में, वही एक्चुअली हलाल है। हम्म। अ, मालिक जी,
कनाडा में पाकिस्तान सुना है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कनाडा जाके रहते हैं, और एक तरह की वहाँ पे सुना है कि कई इलाके में पूरे फौजी मिल के रहते हैं, वहाँ पे कॉलोनीज बनाई हुई हैं। करीमा बलोच का कत्ल होता है कनाडा में। करीमा बलोच, जैसे कि आप उनको पर्सनली जानती थी, उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं, एक वेरी बोल्ड वॉइस फॉर बलोच पीपल थी। क्या डेमोग्राफिक चेंज है पाकिस्तानियत के हवाले से? मुसलमान तो चलो दूसरे भी होंगे वहां पे, लेकिन जो पाकिस्तानी आता है वो मेरी नजर में दुनिया का सबसे मेला मुसलमान है, इंसान है। तो आप क्या डेमोग्राफिक चेंजेस देती हैं? क्या वहां पे आर्मी के लोग जिस तरह आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके अपने करप्शन के पैसे पे, तो क्या आप देखती हैं कि आगे चल के कनाडा भी एक मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? बन जाएगा। बन क्या जाएगा, बन गया है यहाँ पे कनाडा में। मगर मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है कनाडा में, मिनी इंडिया भी बना हुआ है, मिनी चाइनीज भी बना हुआ है, मिनी चाइना है, मिनी ग्रीक टाउन मिल जाएगा आपको, मिनी जो भी मिल जाएगा, मगर हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान सबसे मैला मुसलमान, मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तानियों के अंदर सबसे बड़ा कीड़ा होता है इस्लाम का झंडा लेने का। ये सबसे बड़ा कीड़ा इनके अंदर इस वजह से भी है क्योंकि आई थिंक वो खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में, उनको खुद नहीं समझ में आता कि हम मुसलमान हैं, तो हम कहाँ के मुसलमान हैं। हम कभी अपने अरब से मिल रहे होते हैं, कभी टर्किश से उसमें मिल रहे होते हैं, उनको ये कहने में शर्म आती है कि भाई हम इंडिया से आए हैं, पता नहीं क्यों। मगर हम जैसे सेइंग कि ये जो है बहुत बड़ी मैं प्रॉब्लम देखती हूँ। क्या यहाँ पर है, हाँ मैंने सुना है कि मिसिसागा रोड पे, अब मैं मुझे याद है मिसिसागा रोड पे किसी के पास एक दफा गई थी किसी से मिलने। सो दैट वाज लाइक 10 इयर्स अगो। उस वक्त तो ज्यादातर वहां गोरे रहते थे। अब मैं मिसिसागा से बहुत दूर रहती हूँ और मैं मिसिसागा जाती ही नहीं, क्योंकि मिसिसागा ब्रैम्पटन एरिया जो है वो, ब्रैम्पटन में ज्यादातर सिख रहते हैं और मिसिसागा इज हेवीली पॉपुलेटेड बाय पाकिस्तानीज। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ वहां जाना। मिल्टन में बहुत सारे पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे। फिर इन्होंने थॉर्नक्लिफ पार्क जो है यहाँ पे, वो डाउनटाउन का अपटाउन एरिया है, वहां पर आपको बहुत सारे पाकिस्तानी मिल जाएंगे। वहां मस्जिद है, वहां पर आपको पूरी पूरी छोटी छोटी लड़कियां मिलती हैं हिजाब पहनी हुई स्कूल की। फिर स्कार्बरो में एक जगह एरिया है जहां पर इन लोगों ने टेक ओवर किया हुआ। फिर एजैक्स में दे वेरी मच स्प्रेड आउट थ्रू आउट द होल प्लेस। इन्होंने अपने छोटे छोटे से वो गेटोज बनाए हुए हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि पैसा है आपके पास, आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं और आप यहाँ पे रह सकते हैं, एंड यू कैन अनफॉर्चुनेटली से दिस, मगर आप गवर्नमेंट को भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो आता है यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, एंड दे कैन गेट अ पीआर। इट्स ऑल मनी गेम। अब आप खुद इंग्लैंड में देख लेना, जितने चोर चक्के हैं सारे पाकिस्तान से भागे हुए, वो इंग्लैंड में बैठे हुए। तो ये इंग्लैंड वाले क्या करें, आपने दूसरे जगहों के माफिया और गुंडे जो हैं उठाकर वहां रख लिए, वाई बिकॉज ऑफ द मनी, और फिर आप ये देखिए ना कि इट्स ऑल गेम ऑफ मनी। अभी जो ये सारी इमदाद गई है फ्लड की, ये किसको मिली है? किसी को मिली है अभी तक? पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उन लोगों को मिल गई है जो वही पैसा उठा के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदेंगे। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट वालों को भी पता है कि भाई हम पैसा भेजेंगे तो वापस हमारे मुल्क में आएगा, और ये जो करप्ट लोग हैं ये इसमें वो करेंगे। सो इट्स, ये सबकी मिली भगत है इसमें, एंड पाकिस्तानी फॉर सम रीजन, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता, इनका इन्फ्लुएंस पता नहीं बहुत ज्यादा ही है। दे आर वेरी गुड एट नेटवर्किंग। इतने इंडियंस नहीं करते, चाइनीज भी करते हैं, मगर दे आर एवरीवेयर पाकिस्तानीज। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे तो सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स हैं, वो सारे पाकिस्तानी चलाते हैं। यहाँ पे यूँ समझ लें कि हिंदुओं की पॉपुलेशन है ना, इंग्लैंड में 2% है, लेकिन जेल में 0% है। खाली 329 हिंदू हैं जेल में, जबकि मुसलमानों की पॉपुलेशन 4% है इंग्लैंड की, लेकिन जेल में ये 20% है। तो क्रिमिनलाइज सोसाइटी है मुसलमानों की। मान लीजिए एक मुल्क है ईरान, 79 से पहले ईरान वेरी लिबरल, वेरी मॉडर्न कंट्री था। तेहरान यूनिवर्सिटी में स्कर्ट्स में लड़कियां घूमती थीं, वहां पे कभी हमने इस्लामिक कल्चर का इतना हावी होते नहीं देखा। फिर 79 में वहां पे रिवॉल्यूशन आता है, और ऐसा इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है कि सबको, औरतों को पर्दे में बंद, और टोटल इस्लामाइज सोसाइटी हो गई। अब एक लड़की को कुछ महीनों पहले उसके बाल नजर आ रहे थे, उस पर मोरालिटी पुलिस ने मार दिया।
जिस पे पूरे ईरान में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपके कनाडा में भी ईरानियन लोग रेगुलरली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, और ईरान में घर घर गली गली में प्रोटेस्ट हो रहा है। आप उसको कैसे देख रही हैं? आप क्या इन प्रोटेस्टर्स को इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के मुकाबले में जीतता हुआ देख रही हैं? आई थिंक सो। ये आज का तो नहीं चल रहा है ना, इसके अगेंस्ट तो ये प्रोटेस्ट करते रहे हैं, मगर एक वो चीज होती है ना कि आप कितना लोगों को पुश करेंगे। एक हद होती है, वो पानी जो है सर से ऊपर निकल गया तो ऑब्वियसली एवरीवन इज गोइंग टू स्टेप आउट के भाई दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है, तुम लोगों ने हमको वही 1400 साल पहले लेके बैठे हुए हो। तो आई नो ये काफी अर्से चल रही है, वो इज अ ह्यूज मूवमेंट दैट इज गोइंग ऑन। यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट हुए थे जब मैं गई थी। रिचमंड हिल में ज्यादातर पर्शियंस या आप कह सकते हो ईरान के जो लोग हैं वो रहते हैं। मैंने वो बताया ना, हर किसी का थोड़ा छोटा छोटा गेटोस बने हुए। तो रिचमंड हिल जो है वो गढ़ है पर्शियंस का। तो वहां पर कोई 100,000 कोई 150,000 उस दिन वो लोग आए थे। और फिर मैं तारिक फतेह से भी मिली थी, आई वेंट टू अ प्रोटेस्ट अप देयर। तो वहां पे जितने भी मैं ईरानी लोगों से मिली हूँ या जितनी मेरी फ्रेंड्स रही हैं, वो हमेशा से बड़ी मॉडर्न लोग रहे हैं। उनके अंदर कोई इस्लाम का कीड़ा मुझे इतना ज्यादा नहीं दिखा। यहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर ईरान रिजीम को लोग सपोर्ट करने वाले नहीं है, वो है यहाँ पर। यहाँ पे मैं काफी लोगों को जानती हूँ जो ईरान में पॉलिटिकल प्रिजनर रह चुके हैं। सो दे एक्चुअली आई डिड अ शो विद देम टू, एंड देयर आर ह्यूज एक्टिविस्ट दैट गो एवरी सैटरडे दे गो, और वो अभी तक वो कर रहे हैं। तो आई सी इट एज अ ग्रोइंग मूवमेंट। लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। और ईरान में ऑनेस्टली वो लोग कहते हैं कि अगर आप वहां पे वोट करवा लो इस वक्त, तो आधे से ज्यादा तो लोग ईरान में इस्लाम को छोड़ चुके हैं। मैंने खुद वीडियोस देखे इस्लाम को गालियां देते हुए। किसी को भी आप इतने उसमें रखोगे और उनको दिख रहा है कि भाई दुनिया देखो कैसे रह रही है, क्या कर रही है, किसी के बाल दिखने से उसकी आप जान ले लोगे। कहाँ की कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं अब हम, कौन सी सेंचुरी में आप रख रहे हो? तो लोगों की तो आंखें खुल रही है ना, और जितना आप इनको उसमें रखोगे ना, उतनी जल्दी ये लोग इस्लाम को जो है टाटा बाय बाय करेंगे। इवन अफगानिस्तान में इसका रिपल इफेक्ट आ रहा है। अफगानिस्तान में भी आप देखें तो औरतें वहां पे भी निकली हुई थी, वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आप आजकल की दुनिया में ऐसे जानवरों की तरह नहीं रह सकते हो। औरतों को जानवरों की तरह नहीं कर सकते हो। एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव द वे दे वांट, यू नो। मगर क्या किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके इनको छितर मार मार के लाना पड़ेगा आगे। मान लीजिए एक देश है इंडिया, भारत, और ये हम पाकिस्तानियों का भी मदरलैंड कह सकते हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिन इंडियंस हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी आज जो मुसलमान बने फिरते हैं उनके एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलमानों ने भारत में 1300 साल से जुल्म किए। हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हुआ है उसके सब गवाह हैं। इवन मुसलमान फखर से बताते हैं कि हमारे महमूद गजनवी ने इतने हिंदू मार दिए, इतने मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इन्होंने फिर भारत के टुकड़े किए, पाकिस्तान बांग्लादेश भी बना लिया। आज जो भारत में मुसलमान रह रहा है वो भी गजवा हिंद का कीड़ा जहन में उनके खिलबिला रहा है। लव जिहाद बहुत आम हो गया है। हिंदू नाम रख के लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे, फिर इसके साथ शादी करेंगे और फिर इसको इस्लाम की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। नहीं मानेगी तो इसके ऊपर जुल्म करेंगे। ज्यादातर कत्ल भी हुए हैं। इसके अलावा नूपुर शर्मा एक लेडी हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और आयशा के शादी के हवाले से बताया था कि 53 साल के मोहम्मद ने 9 साल की आयशा के साथ निकाह किया और कंज्यूमेट भी किया उसको, मैरिज को। उस पे बहुत हंगामा मचा, सर तन से जुदा के नारे लगे। हालांकि मुसलमान दुनिया में शायद ही इतना लिबर्टी से कहीं रहता होगा जितना इंडिया में रहता है। 5 टाइम अजान सुनाई जाती है हिंदुओं को, जहाँ पे 85% नॉन मुस्लिम रहते हैं वहां पे उनको 5 टाइम अजान सुनाई जाती है। आप भारत के मुसलमानों के इस बिहेवियर को कैसे देखती हैं? अच्छा, तो पहले जो है ना, मुझे क्योंकि मैं तो इंडिया में रहती नहीं हूँ, तो हमको हमेशा लोग आके बताते हैं कि भाई ये हुआ, न्यूज आपको मिल रही होती है। कभी कभार मैंने चंद न्यूज चलाई, लोगों ने आएगा ये फेक न्यूज है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मगर कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जब नुपुर शर्मा का केस हुआ है, तो क्योंकि मुझे अब तक उस वक्त तक यही था कि भाई बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब मुसलमानों से बात करती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड हो रही है।
और जब मैं हिंदूज या इंडियन से बात कर रही होती थी, हिंदूज से, तो वो ऐसा लग रहा होता था गजवाए हिंद आज ही हो जाना है, दोनों एक्सट्रीम पे ना। तो खैर जब नुपुर शर्मा का केस हुआ तो आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ। मुझे तो इतना गुस्सा इस वजह से चढ़ा था क्योंकि दो जो पूरा इल्जाम लगाया गया नुपुर शर्मा पे वही गलत था, ब्लास्फेमी तो उसने की ही नहीं। मगर उस चीज को करेक्ट करने के बजाय, और जिस बंदे ने वो फेक न्यूज चलाई, वो जो जुबैर था, पर उसने वो फेक न्यूज चलाई। आप उसको ये कह सकते थे कि उसने सही टोन में नहीं बोला, या उसने, आप उसको, ब्लास्फेमी वो होती है जहां पर आप तौहीन करें किसी की, किसी डाइटी की, किसी भी रिस्पेक्टफुल फिगर की। जब उन्होंने तीन चीजें बोली थी, उन्होंने बोला कि आपके उड़ते हुए घोड़े या जो भी था, तो उनको घोड़े का उनको नहीं पता, हर किसी को नहीं पता होता कि वो बुराक है, हर किसी को नहीं पता, स्पेशली द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट रिलीजन। तो मजाक की बात नहीं है वो, आपका आप भी इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उन्होंने आयशा की एज बताई, तो भाई साहब वो तो आपके सारे मौलाना बोल रहे होते हैं, जाकिर नाइक ने बोला हुआ है, तो शी सेड इट, तो क्या हुआ। और फिर उन्होंने और क्या बोली थी, एक और बात, हाँ, फ्लैट अर्थ तो भी लिखा हुआ है आपकी उस किताब में, तो उसमें ब्लास्फेमी तो कुछ नहीं हुई ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल फिगर है, उनको इस चीज से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई विल गिव यू अ लीवे। उस पे भी मैं नहीं, क्योंकि इंडिया में या पाकिस्तान में कौन से पॉलिटिकल फिगर किस चीज पे बात नहीं करते हैं, ये नॉर्मल है चीज, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है। फिर ये बोलना कि उनकी टोन सही नहीं थी, आपने इंडिया पाकिस्तान की डिबेट देखी है, वहां पे अरविंद गोस्वामी, वो क्या है, क्या नाम है, अरविंद अर्नब गोस्वामी, क्या गोस्वामी, नाम है, सॉरी, हाँ, अर्नब गोस्वामी। शोज देखे, वो तो एक पूरी लड़ाई चल रही होती है, तो कौन सा आप वो उस पे वो लगा रहे हैं। इट वाज, आई थिंक इट वाज नॉट अ बिग डील, उसको फेक न्यूज करके आपने बनाया, और फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपसे माफी मंगवाई उस चीज को, और वो बंदी आज तक छुट्टी फिर रही है ऑन अ फेक न्यूज। एक फेक न्यूज में फिर मुझसे कहा गया कि भाई अभी भी हमारे मेरे पास मुसलमान आते हैं इंडिया के, और ओ इतना जुल्म हो रहा है, और हमारा डरा हुआ है मुसलमान। तो भाई मुझे ये बात बताएं, अगर डरा हुआ मुसलमान आपकी सड़क पे निकल के सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है, तो जो नहीं डरा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, और या जिस दिन नहीं डरा हुआ होगा तो उस दिन उससे क्या करना है। जस्ट इमेजिन दैट, कितने लोगों के सर तन से जुदा हो गए, क्यों, क्योंकि वो फेसबुक पे नुपुर शर्मा को लगाया हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये तो जो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि दूसरे सेक्युलर मुल्क जो है, जैसे कि इंडिया है, वहां की गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट, जानते हुए कि ये क्या करती है, ये रिलीजन जिस जिस मुल्क में गई है इन द पास्ट, कैसे तबाह बर्बाद किया है, कल्चर तबाह बर्बाद कर दिया, औरतों की लाइफ तबाह बर्बाद कर दी, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देती है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी आर गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन। सो पता नहीं इसके पीछे पैसे का चक्कर है, इसके पीछे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, ये प्लीजिंग चल रही है, अपीजमेंट चल रही है, मगर कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके पीछे। मालिक जी, अगर हम देखें ना तो दुनिया में जितने टेररिज्म के वाकयात होते हैं, बड़े छोटे, उसमें मेजोरिटी मुसलमान इन्वॉल्व होता है। और आज तक का कोई एक भी टेररिज्म का वाकया ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी हिंदू का नाम आया हो या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया हो। भारत में भी सर तन से जुदा और इस तरह हम देखते हैं कि पथराव करते हैं जुम्मे की नमाज के बाद, और ये सब चीजें मुसलमान करते हैं। मेरी नजर से ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी जब मुसलमान लड़के को या लड़की को इस मुसलमान होने की वजह से हिंदुओं ने मार दिया हो। ये जैसे कि भारत में भी एक फेक मीडिया फैक्ट्री चली हुई है, तो वो चलती है। मालिक जी, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि इस्लाम का जो कैपिटल है वो सऊदी अरब है, वहीं से इस्लाम आया है, वहीं प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुई थी। अब सऊदी अरब में काफी बड़ा चेंज आ रहा है, और सऊदी अरब ने बुरके पे पाबंदी खत्म कर दी, महरम की पाबंदी खत्म कर दी, लाउड स्पीकर्स पे पाबंदी लगा दी, तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दी, और बहुत सारी चीजें कर रहा है। और इसको आप कह सकते हैं कि 5 साल में या 3 साल में इतनी चीजें की हैं जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सऊदी अरब में। और आज मैं देख रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान अब सऊदियों को गालियां देता है कि ये तो यहूदियों के एजेंट हो गए हैं और चेंज ला रहे हैं। और चूंकि वहां मक्का मदीना है तो वो दुबई ओवरनाइट नहीं बन सकते, लेकिन बहरहाल वहां पे म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, क्लब्स खुल रहे हैं। आप समझती हैं कि सऊदी अरब विल बिकम दुबई वेस्टर्नाइज्ड इन फ्यू इयर्स?
देखिए सऊदी का तो ये है कि एमबीएस हैज गिवन हिज विजन फॉर 2030। उसने तो बता दिया कि वो कहाँ लेके जा रहा है सऊदी अरब को, और वो लेके जाएगा। ही इज गोइंग टू डू इट। मुझे तो नहीं लगता कि वो बहुत रिलीजियस बंदा है वो, मगर उसको ये दिखाना पड़ता है कि ही इज यू नो किंग ऑफ वहां पे जहां से इस्लाम निकला है। तो अब ये लोग तो गालियां देंगे, मगर इट डजेंट मैटर। उन लोगों को ये दिख गया है कि हमें अगर दुनिया के साथ चलना है और पैसा उनके पास है, तो दे ऑलवेज विन इन दिस। कि सऊदी अरब में चाहे वो पहले औरतों को आजादी देते या नहीं देते थे, जो भी था वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, सऊदिया ने यहाँ पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजे हुए थे जो यहाँ पर डॉक्टर्स बनने के लिए आए हुए थे। और पिछले साल या कोरोना के बीच में कुछ हुआ था, अनबन हुई थी, तो उन्होंने अपने सारे लोगों को बुला लिया था वापस। एंड दे पे फॉर देम। उनकी गवर्नमेंट वो पे करती है, उनको भेजती है वहां पे और फिर वापस बुलाती है। अगर आप रोबोटिक्स में, एआई में देखें तो कहाँ है सऊदी अरबिया? इज राइट देयर। टेक्नोलॉजी में वो साथ साथ चल रहे हैं, चाहे वो औरतों को जो भी कर रहे थे। मगर देन दिस गाय, देयर हैड टू बी अ न्यू पर्सन, कोई नया बंदा, नई सोच के साथ वो बंदा आया है जिसकी बिल्कुल एक रिलीजियस सोच नहीं है, उसने आके चेंज करा है। यू नीडेड दैट, वी नीड दैट इन पाकिस्तान टू। पाकिस्तान में कौन आया नया बंदा? ये सारे हम सॉरी से अमेरिका। बुढ़े बाबा बाबा बैठे हुए सारे के सारे, सबने अयाशियां की हैं, मगर अब वो आके इस्लाम का चोगा पहन के बैठ गए। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान टू फॉलो दैट। मगर हाँ, नहीं, अगर आप सऊदी अरब को देखें, कुछ पता नहीं इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब में खुदाई वगैरह करने की कभी इजाजत दी नहीं गई है। तो इफ दे लेट पीपल गो देयर, खुदाई करके देखें, तो बहुत सारे इस्लाम का सच सामने आ सकता है। कब्रें खोदी जा सकती हैं वहां पर, बहुत कुछ मिल सकता है जिसकी सच्चाई सामने आ सकती है। फिर हम दोबारा मुसलमान बन जाएंगे, अगर सब सच्चाई सामने आ जाएगी। सो मगर आई थिंक ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और इन लोगों ने फिर सऊदियों को भी ट्रक के बत्ती के नीचे फेंक देना है, पाकिस्तानियों ने, क्योंकि इन्होंने ठेका ले रखा है इस्लाम का। इन्होंने फिर बाद में ये कहना है कि नहीं, इस्लाम सऊदिया से नहीं पाकिस्तान से निकला था। मालिक जी, इन द एंड आपसे आपके जो विचार हैं, आपका जो माइंडसेट है, वो बड़ा क्लियर है। और आप हिपोक्रेटिक बात नहीं करती, जो सामने सच रख के बात करती हैं। तो क्या मैसेज है आपका आज की मुस्लिम यूथ के लिए, 3 मुस्लिम यूथ के लिए? एक जो वेस्ट में रहता है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। एक वो मुसलमान जो इंडिया में रहता है, और एक हमारे पाकिस्तान के मुस्लिम यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा सबसे पहले ये मैसेज होगा कि आपको अपने अंदर अब 21st सेंचुरी में थोड़ी सी टॉलरेंस लानी पड़ेगी, सुनने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आजकल वो जमाना आ गया, डिजिटल जमाना आ गया है। कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, हर चीज को लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। इस क्रिश्चियनिटी को पहले करना शुरू कर दिया था। दैट्स व्हाई पीपल डोंट, दे आर नॉट दैट रिलीजियस इन द वेस्ट। आपने देखा है साइंस को ज्यादा वो करते हैं। अपने आप को एजुकेट करें, फैक्ट्स, साइंस, इन चीजों को पढ़ो, और फिर आप फैसला कर लो कि भाई ठीक है, ये ऐसा है। अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, और ये चीज कि हम अपनी थोपेंगे दूसरे के ऊपर, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। और सच्चाई जानने के लिए कभी कभार सच्चाई कड़वी होती है, तो वही मैं ना, जब तक तहम्मुल नहीं आएगा तब तक आपको नहीं। और मुझे लगता है कि आ रहा है आरिफ जी। मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, और मेरे पास पहले लोग आके मुझे धड़ाधड़ गालियां देते थे, अब मैंने देखा है, नोटिस किया है कि मेरे से कॉल्स पे आके मुझसे एटलीस्ट बात करते हैं। कभी कभार एक आध आ जाता है जिहादी जो धमकी दे देगा, मगर ज्यादातर आके गुस्सा भी होते हैं, गालियां भी दे देते हैं, मगर सुन रहे हैं। एज लॉन्ग एज आप सुने और अपना आर्ग्यूमेंट रखें। ये चीज कि भाई तुमने इस्लाम पे बोल दिया, हम गला काट देंगे, आप हमारी बला से सेंटा क्लॉज पे बिलीव करो। बस ये नहीं कहो कि सेंटा क्लॉज के नाम पे कुछ बोला तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। आप कुछ भी करो, 5 वक्त पढ़ो, 10 वक्त पढ़ो, हमको इससे परवाह नहीं है। जस्ट गेट दिस आउट ऑफ योर हेड कि आपने फैक्ट्स जानने हैं। आप अपने कुरान को पूरा स्टडी करें तर्जुमे के साथ, और यूट्यूब पे इतना आपको मटेरियल मिल जाएगा। यू हैव सो मच मटेरियल ऑन द इंटरनेट। जाने से पहले आरिफ जी, मैं एक चीज मेंशन करना चाह रही थी। आपने वेस्ट की जो बात की थी, तो वेस्ट में ये इस्लाम को एक नई मार्केटिंग की जा रही है, इसके लिए ढूंढा जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में हमारी मार्केटिंग की थी, इमरान खान ने की है। कभी कभार कोई एक एक्ट्रेस आ जाएंगी, वो मार्केटिंग कर देंगी। वीना मलिक कर रही थी बहुत सारी इस्लाम की मार्केटिंग। इसी तरह से यहाँ पर एक बंदा है एंड्रू टेट के नाम से, वो बड़ा राइट का बंदा है। राइट, वो आई थिंक ही इज कनेडियन या यूएस का है। तो खैर वो बहुत वायरल रहा है ना, ही इज वेरी फेमस ऑनलाइन। एंड
मगर वो राइट वाले थोड़े व्यूज रखता है, कंजर्वेटिव व्यूज उसके हैं। गवर्नमेंट के ऊपर वो बोलता है आई एग्री विद, मगर औरतों के ऊपर वो बड़ा मिसोजिनिस्टिक किस्म का बंदा है। अभी रिसेंटली उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो गया हुआ था दुबई, वहां पर खूब वॉचेस उसको मिली हैं, खूब उसको मार्केटिंग हो रही है, राइट। और वो किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है कि ओ वेस्ट वाले जो हैं वो अपनी रिलीजन की परवाह नहीं करते हैं। आप जीसस इज गे लिखकर कहीं भी चले जाओ तो कोई परवाह नहीं करेगा। हाँ, मगर अगर इस्लामिक कंट्री में आपने मोहम्मद इज गे लिख दिया तो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। और वो इस चीज को मार्केट कर रहा है। ही इज वॉच्ड बाय मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दूसरा ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ आजकल, जरा पता नहीं आप टिकटॉक पे हैं कि नहीं है, मगर टिकटॉक इज फॉर मोर ऑफ अ यंगर जनरेशन। टिकटॉक इज बिगर देन यूट्यूब। टिकटॉक हैज बिकम लाइक गूगल। कोई भी चीज सर्च करनी होती है लोग टिकटॉक पे जाते हैं। वहां पे मैंने कितने गोरों को देखा है जो बैठ के इस्लाम के ऊपर बैठ के बता रहे होते हैं इस्लाम क्यों अच्छा है आपके लिए, कन्वर्ट्स। सो ये नई पैकेजिंग करके, नई मार्केटिंग करके इसको और ज्यादा फेंका जा रहा है। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट आई फाइंड कि अब हमें जो अपना कंटेंट है ये इंग्लिश में बनाना चाहिए फॉर द इंग्लिश ऑडियंस। उर्दू में तो आप लोग बनाते हैं, करते हैं, राइट। मगर और लोगों को आना पड़ेगा आगे जो इंग्लिश में ये चीजें बनाए, ताकि हमारी तो यूथ को छोड़ो, ये दूसरों के यूथ भी जो है ना उनको भी बर्बाद कर रहे हैं साथ में। सो वी डोंट वांट द होल वर्ल्ड शिफ्टिंग टू दैट साइड। अच्छा नहीं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरी माँ ने मुझे ये चीज कही थी कि जो वेस्ट जो है वो आपको पता है थोड़ा पागल हो गया है, लेफ्ट पे चला गया है। तो ये चीज मेरी माँ ने पहले कही थी कि पहले जब ये यहाँ चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी ना तो फिर ये लेकर आएंगे सोल्यूशन, कहेंगे देखो इस्लाम इज द सोल्यूशन फॉर दिस। तो उस बंदे ने यही चीज कही थी, देखो वेस्ट में बर्थडे डिक्लाइन कर रहा है, मैरिज जो है वो खत्म हो गई है, फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है, मगर इस्लामिक कंट्रीज में देखो ये सारी चीजें हैं। औरतों का जो रोल है वो वही कर रही हैं। इस वजह से इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन और वेस्ट में इस्लाम लेकर आना चाहिए। अब आप ये खुद सोचिए, गोरा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बैठ के बात कर रहा है, तो आई गेट स्केर्ड। अभी आपने देखा अबॉर्शन वाला वो चीज है वो पीछे कर दिया, अरे भाई फिर पीछे पड़े पागलों की तरह चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। सो ये लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, यू नहीं होता है, बट यू कैन नेवर से नो, यू नेवर नो कहाँ चीजें किस तरीके से चेंज हो जाएं। ईरान में भी नहीं सोचा था, अफगानिस्तान ने भी नहीं सोचा था, पाकिस्तानियों में भी सोचा था कि इस तरीके का पाकिस्तान होगा, बट इट कैन हैपन। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आप मैंने भी इसके बारे में सुना है, ये जो मुसलमान हुआ है गोरा, और ये एक है लेफ्ट के लोग इसको इस्लाम को, मतलब इस्लामोफोबिया को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है और काफ़ी वो अपीज़मेंट हो रही है मुसलमानों की। मालिक जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक तो टाइम दिया, दूसरा बगैर लगी लिपटी के आप क्लियर बात करती हैं जो कि डायरेक्ट दिल को लगती हैं। मैं यही कहूँगा कि आपके लिए दुआएं हैं। दुआ से मतलब ये है कि मेरी विशेस हैं कि आपको हमेशा सुखी रहें, आज़ाद रहें और इसी तरह खुल के बात करें। थैंक यू वेरी मच मालिक जी। थैंक यू आरिफ जी। जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गाइस अगर आपने मेरी हराम ये जो है हम मूवमेंट चला रहे हैं इसको सपोर्ट करना है तो मुझे आकर आप अप्रोच कर सकते हैं mahaleejsarkari.ca पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी जाके। तो ये कप्स बहुत जल्दी सेल पे आएंगे बिफोर क्रिसमस। मैं आपको एक भिजवाऊंगी आर्य जी, ताकि आप भी बैठ के वहां पर आपको एक मैं बियर कप भिजवाऊंगी। आई डोंट नो इफ यू ड्रिंक बियर और वाइन, बता दीजिएगा आप क्या जी, पीते जी, हैं, उस बिल्कुल हिसाब से पीता आपको हूँ। कप भिजवाएंगे। ओकेजनली पीता हूँ, दोस्तों के साथ हो तो कभी बियर भी पी लेते हैं, विस्की भी पी लेते हैं और कभी अच्छा, टुन भी हो जाते हैं, इतना भी पीते हैं। कोई बात नहीं है। मजा तो जीने का नशे में ही है, हर कोई सोबर तो वैसे ही जी लेता है। मगर थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू अगेन। मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि मालिक जी के शोज को ज्वाइन करें। आप वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे भी हैं शायद, और आप इन जगहों पे सपोर्ट करें। बहुत बोल्ड आवाज हैं, आपकी सपोर्ट से ये है कि ये बोल्ड आवाज और स्ट्रांग होगी। थैंक यू वेरी मच मालिक जी, एंड थैंक यू वेरी मच अजीज थैंक यू दोस्तों। सो मच, टेक केयर। बाय।